क्या नोट्स आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है? क्या कोई दिखाना चाहता है नोट्स? वेरी गुड राहुल, वाह क्या बात है। और कौन गर्ल्स में? नोट्स लाओ सौरभ, लाइए। जैसे आपने विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन नहीं लिखा, लिखना चाहिए। जैसे माना कि इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का जो तरीका है वो भी लिखना चाहिए। यहाँ पे मानक इलेक्ट्रोड विभव में लिखना चाहिए था ना कि जब दो इलेक्ट्रोडों में से एक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा वो धातु का इलेक्ट्रोड बनाते हैं जिसका हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है, को आपस में जोड़ा जाता है। उसे किसी गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मापी यंत्र द्वारा जोड़ देते हैं। वोल्ट मापी यंत्र एक जो है रीडिंग देता है, मापांक देता है। वह मापांक किसका होता है? धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। अब उसके चिन्ह को ज्ञात करने के लिए हम यह देखते हैं कि जो धातु है उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका मान ऋणात्मक रखते हैं, और अगर अपचयन हो रहा है तो उसका मान, बस सिंपल। तो पूरा डिस्क्राइब करिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। एक बात और, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, पहले एक छोटी सी हेडिंग और बनाएंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे लिखते चलेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं? ई नॉट से। नहीं, पास्ट में भी हमने लिखा होगा नोट्स में कि इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रोड विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। मानक अपचयन विभव,
और दूसरा होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। इसको E0 आर डी से प्रतीक आर से प्रतीक करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो? और उसको E0 इसे RX से प्रदर्शित करते हैं, इसे OX से। ठीक है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक ही धातु है, इसके सामने वाले का पता नहीं, मानक इलेक्ट्रोड विभव में डुबोते हैं। अब देखना, आपने अगर नोट्स बनाया होगा तो इलेक्ट्रोड का चित्र अलग बनाएंगे, ठीक, कि भाई उस विलयन में उस धातु को डुबो दिया गया और ये पात्र इलेक्ट्रोड कहलाता है। फिर इलेक्ट्रोड विभव का चित्र दूसरा बनाएंगे और मानक इलेक्ट्रोड विभव के चित्र को तीसरा बनाएंगे। तीनों चित्र एक ही जैसा रहेगा। इसी तरह के पात्र, उसमें विलयन और उसके अंदर एक डूबा हुआ छड़, जिसकी जहां जैसी जरूरत है वैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रोड बताना है तो बता देंगे ये Zn की छड़ है और ये ZnSO4 है और ये पात्र हमारा इलेक्ट्रोड है। अगर हमको इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताना है तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रोड और जो है विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित होता है। अगर मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव बताना है तो मैं बताऊंगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके 1 मोलर सांद्रता पर हो रही है, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, ठीक। चित्र आपका तीनों का सेम ही बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं मान लो धातु Zn है, ये नहीं है मेरा धातु कोई यम है। कौन है? M धातु। और उसके कौन से विलयन में? यम N+ विलयन में जो है यम धातु क्या करी गई, डुबोई गई है और इसकी सांद्रता 1 मोलर है। अब इसको किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया गया है। अब उस इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति के आधार पर इस पर ऑक्सीकरण होगा कि अपचयन होगा, यह मुझे नहीं पता है। यह होगा, दो में से एक होगा। तो इसका जो ऑक्सीकरण जो आएगा, ऑक्सीकरण, अगर यह ऑक्सीकृत हो रहा है तो उसको हम कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव। और अगर यह अपचयित हो रहा है तो इसके इलेक्ट्रोड विभव को कहेंगे मानक अपचयन विभव। अगर यह अपचयित हो रहा है तो यह मानक इलेक्ट्रोड विभव, और अगर यह ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव। अच्छा, तो इसका मतलब वो रिएक्शन और उसका पोटेंशियल जिसमें यह ऑक्सीकृत हो रहा है और जिसमें यह अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा होगा तो हम कहेंगे कि Mn प्लस एक्वस प्लस N इलेक्ट्रॉन यम सॉलिड। थोड़े से अगर अच्छे स्पष्टीकरण के साथ लिखूं तो थोड़ा इधर लिखूंगा और यहां पे लिख दूंगा E0 इक्वल टू, अब चूंकि ये क्या है, क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता इसका साइन क्या होगा। साइन जस्टिफाइड करता ही नहीं है कि ऑक्सीकरण में होगा कि अपचयन में होगा। ये केवल हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन को बताता है। हाइड्रोजन के साथ रहने पर अगर ये अपचयित हो रहा है तो माइनस होगा, और अगर हाइड्रोजन के साथ रहने पर अगर ये ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये कैसा होगा। अब इसमें देखो, होना तो एक तो तय है कि Mn प्लस और N इलेक्ट्रॉन अगर जो है ये कैसा हो रहा है,
कैसा हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नहीं, मुझे नहीं पता। हाइड्रोजन के साथ है तब तो ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ अगर नहीं हुआ तब तो हमको नहीं पता। इसका अपना एक साइन होगा। अब मैं मान लेता हूं कि इसका कोई साइन है, यक्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैं कहूंगा ये धातु जिस पर ये रिएक्शन हो रहा है और इसके कारण इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न हुआ यक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैंने माइनस साइन से इसलिए प्रदर्शित किया है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है और अपचयित हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ अगर कोई जुड़ेगा और अपचयित होगा तो ही माइनस होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और ऑक्सीकृत होगा तो वो प्लस होगा। समझ में आई ना? तो ये अगर इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव माइनस एक्स है, चूंकि ये अपचयन दिखा रहा है, तो इसी को हम लोग कहेंगे मानक अपचयन विभव भी। क्या कहेंगे? मानक अपचयन विभव में और मानक ऑक्सीकरण विभव के मापांक समान होते हैं लेकिन साइन अलग अलग होता है। इसलिए इस रिएक्शन को जो मैं ऑपोजिट करके लिखूंगा तो हमारा मान तो सेम रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। मान सेम रहेगा लेकिन साइन, और चूंकि ये रिएक्शन और ऑक्सीडेशन का बता रहा है इसलिए इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव होगा ई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बताता है, इसलिए इसके साथ कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्सीकरण मानक अपचयन विभव चाहे मानक ऑक्सीकरण विभव, दोनों ही समान होते हैं। तो मान समान होता है किंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा मुझे नहीं पता। हमारा जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसे किस रूप में लिखा गया है? तो उसे मानक अपचयन विभव के फॉर्म में लिखा गया। मानक अपचयन विभव का आशय क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ पे यम एन प्लस चेंज होगा यम सॉलिड में, ठीक है? तो यम एन प्लस जब यम में चेंज होगा तो उसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है। और अगर ये हाइड्रोजन के साथ है तब कैसा होगा? माइनस होगा। समझ में आया? हाइड्रोजन के साथ अगर कोई भी हुआ तो वो होगा तो माइनस ही, इतना तो तय है। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूं, दो इलेक्ट्रोड बना लिया, एक देखो ये बी प्रैक्टिकल है इसलिए इसकी वैल्यू हमको पता है। ये मान लेते हैं ये Zn है और ये Cu है और दोनों को जोड़ दिया गया। तो Zn और Cu को अगर दोनों को जोड़ दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में यंत्र से, इतना पता है कि Zn की वैल्यू माइनस 0.76 होती है और Cu की वैल्यू प्लस 0.34 होती है, ये हमको पता है। और Zn जो होगा वो क्या होगा? अपचयित होगा। क्या होगा? तो Zn देखो Zn ऑक्सीकृत होगा, माफ करना आप क्या बोल रहे हो? Zn क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा। तो Zn किस में चेंज होगा? इसलिए इसका इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और जो कॉपर है, ध्यान देना बड़े ही ध्यान से, तो यहां पर जो कॉपर है वो कॉपर डबल प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा
2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बनाएगा, और ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, मैं फिर समझा रहा हूं, ये बात आपको इसीलिए समझ, क्योंकि ये हमारा पहले से ही अटेम्प्ट थ्योरी है। Zn की वैल्यू क्या होगी और पहले से पता है, और कॉपर की वैल्यू पहले से ही पता है। Zn की वैल्यू पता है माइनस कितनी कितनी, और कॉपर की वैल्यू पहले से क्या पता है, प्लस 0.34, और इसकी वैल्यू हमको पहले से पता है। थोड़ा सा ब्रेन लगाएं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको अपोजिट कर देते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, तो इसको अपोजिट साइन करिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, तो ही प्लस 1.10 आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। अब हमको ये पता है कि Zn डबल प्लस, कंप्लीट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, तो इसलिए मुझे नहीं पता ये साइन क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। मुझे बस इतना पता है Zn डबल प्लस में चेंज होता है, और Cu डबल प्लस Cu में चेंज होता है इन दैट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन। और जो कंप्लीट रिएक्शन है उसका जो साइन आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। और इस ही रिएक्शन का E0 सेल जो है वो प्लस 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसी का, इसका जो E0 सेल है वो हमारा प्लस 1.10 है, और ये दोनों जोड़ने पे आ रहे हैं, दोनों जोड़ने पे आ रहे हैं। इसका मतलब E0 की वैल्यू भी प्लस होगी और इसकी भी वैल्यू प्लस होगी। बड़े ध्यान से समझना, ये जब 0.34 होगा और ये जब प्लस 0.76 होगा, तभी दोनों जोड़ के प्लस 1.10 आएंगे। इन दोनों ही रिएक्शन में एक साइन जो सही डायरेक्शन में बता रहा है कि वास्तव में E0 की वैल्यू प्लस 0.34 भी होती है, और ये साइन है इसका कि जो कॉपर डबल प्लस है वो अपचयित हो रहा है कॉपर में, क्योंकि इसकी वैल्यू प्लस 0.34। यानी कि जाहिर से तौर पर जो ऊपर वाला रिएक्शन Zn का लिखा गया है, ये हमने ऑपोजिट करके लिखा हुआ है। यानी रियलिटी में ये क्या हुआ होगा, रियलिटी में ये Zn डबल प्लस रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा और Zn बना होगा, इसलिए इसका E0 की वैल्यू माइनस 0.76 आया होगा, जो कि मानक अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। रिएक्शन में आते ही इसको अपोजिट कर दिया और इसको मानक ऑक्सीकरण विभव बना दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया। यानी कि इस E0 सेल को जो अभी तक में हम क्या पढ़ रहे थे, EMF, जो ये कहता था EMF इक्वल टू वैद्युत वाहक बल इक्वल टू E कैथोड माइनस E0। एक तो ये हमको बताया जा रहा था कि अभी तक EMF जो है वो E कैथोड माइनस E एनोड है। अब यही EMF क्या बता रहा है, अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में लिखूं, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव, तो यही EMF इन दोनों को जोड़ने पे आ रहा है। ये हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, किसका, एनोड का। ये एनोड है और इसका क्या, ये ऑक्सीडेशन है और प्लस E0 रिडक्शन।
दोनों को जोड़े, एक का ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का ऑक्सीकरण और दूसरे इलेक्ट्रोड का जो अपचयन हो रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो ही। अब यहां से हम एक क्लास 11 की थ्योरी उठाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, हेस लॉ, हेस के स्थिर योग का नियम। दो अलग अलग रिएक्शन और उनका वहां पे डेल एच लेते थे, डेल एच इक्वल टू समथिंग, डेल एच इक्वल टू समथिंग, और दोनों समीकरणों को जोड़ देते थे। कुछ कट जाता था, राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट होते थे, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट होते थे, दोनों को अपने अपने डायरेक्शन में लिख दिया जाता था, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जाता था। वही काम यहां पे भी लग रहा है, यानी यहां पे भी हेस का नियम फॉलो हो रहा है। तो ये था मानक इलेक्ट्रोड विभव और उसके जो दो प्रकार हैं, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव, और उनके आपस के जो थ्योरी बन के सामने आ रही है, उनका रिलेशन, उनका कनेक्शन, कि ये दोनों साइन में अपोजिट होते हैं लेकिन वैल्यू में इक्वल होते हैं, और ईएमएफ में इन दोनों वैल्यू को जोड़ के लिखा जाता है, उसी को ई नॉट सेल भी कहा जाता है। और जो हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, फिर से ध्यान से एक और बात सत्यापित हुई कि Zn की जो माइनस वैल्यू है वो उसके Zn डबल प्लस से Zn बनने की कहानी है, Zn डबल प्लस से। और जो कॉपर की इलेक्ट्रोड विभव है वो कॉपर डबल प्लस से कॉपर बनने की कहानी, और कॉपर डबल प्लस से कॉपर बनने समय इसको पॉजिटिव में रखा गया, और Zn डबल प्लस से Zn को बनने समय उसको क्या किया गया, नेगेटिव रखा गया, है ना। यही कारण भी है कि जब Zn हाइड्रोजन के सापेक्ष आता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, एनोड की तरह। किसकी तरह, कॉपर जब हाइड्रोजन के सापेक्ष आता है तो किसकी तरह व्यवहार करता है, कैथोड की तरह कहता है। और जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में वैल्यू रखे गए हैं वो किसके रखे गए हैं, मानक अपचयन विभव के रखे गए हैं। मानक अपचयन विभव किसे बताता है, उस होने वाले पर्टिकुलर रिएक्शन को बताता है। यानी कि अगर जो कल तक हमने थ्योरी पढ़ी थी कि लिथियम का वैल्यू प्लस -3.05 आ रहा है, तो वो लिथियम के किस रिएक्शन को बता रहा है, और वो कैसा होगा, इसी तरह से पोटेशियम का भी, बेरियम का भी, एसआर का भी, CaNa का भी, यमन का भी, Mg का, Al का भी, यमन और Zn का भी, ठीक है। उसके बाद Cr तो हो गया, Cr का भी, Cr पॉजिटिव से Cr की तरफ, उसके बाद Fe का भी, Cd का भी, Ni का भी, Sn और Pb का भी किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव से, जो है सॉलिड टाइप में। यहीं से जब बढ़ते हुए हाइड्रोजन की तरफ आते हैं तो हाइड्रोजन भी कितना आता है ना,
गैस होगा। HG कौन लिखा है? ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्या? अभी 8 लग रहा होगा। किसको? इसके बाद वाले जो पॉजिटिव हैं वो भी इसी फॉर्म में होंगे, यानी कि लास्ट में कौन है? AU 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, और इसका जो E0 है -1.5G। और माइनस कौन बोल रहा है? ठीक। और किस में रखे गए? इसीलिए ये थ्योरी हमारी बन रही है कि विभिन्न तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यहां से आप लिखेंगे किसका किसका निकालना है। यहाँ पे कुछ लोग दिए गए हैं, उन सब का हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। मैंने आपको कहा था विद्युत रासायनिक श्रेणी 2 टाइप में बनाइएगा, एक जो हमने बताया, एक बुक में जो अधातुओं का भी दिया गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषता क्या है? श्रेणी में नीचे से ऊपर के आने पर ऑक्सीकरण दर में क्या होती है? वृद्धि। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आने पर अपचयन दर में वृद्धि होती है, और नीचे से ऊपर आने पर, और ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण दर में कमी होती है, और नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन दर में, ये सब जानते रहिएगा। ऊपर से नीचे आने पर अपचयन क्षमता में, ऑक्सीकरण क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। और श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व तो दुर्बल अपचायक हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व तो हाइड्रोजन की तुलना में दुर्बल प्रबल अपचायक है। कैसे? प्रबल अपचायक है। इसके अतिरिक्त श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? वृद्धि होती है। यह सब विशेषताएं लिखेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या है? जिस धातु में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी क्रियाशीलता भी उतनी अधिक होगी। अगर वो आसानी से ऑक्सीकृत हो रहा है तो उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। अब बताओ, नीचे वालों का ऑक्सीकरण अधिक होता है कि ऊपर वालों का? फिर से समझिए, ऑक्सीकरण माने ऑक्सीकृत होना। फिर से कह रहा हूं, हाइड्रोजन न्यूट्रल कंडीशन में और इसके सामने Zn है, तो बोलो हाइड्रोजन के सामने Zn कैसा हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है कि अपचयित? सोचना कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है? ऑक्सीकृत हो रहा है। वहीं पे हाइड्रोजन के सामने Cu है, वो कैसा हो रहा है? और वहीं में Zn और कॉपर का अगर कनेक्शन देखें तो भी Zn ऑक्सीकृत हो रहा है और कॉपर अपचयित हो रहा है। ध्यान से समझना, Zn और हाइड्रोजन में Zn ऑक्सीकृत होता है और कॉपर अपचयित। हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर अपचयित होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीकृत। और Zn और कॉपर में Zn ऑक्सीकृत हो रहा है, कॉपर। तीनों का कनेक्शन देखिएगा तो Zn ऊपर है, फिर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है। तो उन तीनों केसेस में जो भी ऊपर है वो ऑक्सीकृत होता है, और जो नीचे है वो क्या हो रहा है? अपचयित होता है। तो ऑक्सीकृत की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी क्रियाशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। तो क्रियाशीलता किसकी अधिक हो रही है? ऊपर वालों की कि नीचे वालों की? ऊपर वालों की। किसकी हो रही है? ऊपर वालों की।
धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। विद्युत रासायनिक जिस धातुओं का स्थान ऊंचा होता है वो अपने नीचे स्थित धातुओं के लवण से विलयन को विस्थापित कर देते हैं। मान लो अगर Zn है और CuSO4 है और दोनों को रिएक्ट करा दें तो कहना भैया Cu हटो, मैं प्रबल हूं, तुम बाहर जाओ। विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की धन विद्युती ऊपर से नीचे आने पर घटती है। हाइड्रोजन के नीचे सभी तत्व धन विद्युती गुण प्रदर्शित करते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती जाती है। जो धातु श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कल इस पर पूरा फुल डिटेल एनालिसिस होगा, टेंशन न लीजिएगा। इस श्रेणी में जो धातु जितनी नीचे होती है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। क्या लिखा है? अधातु, ध्यान देना भैया, धातु नहीं अधातु। तो धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है, अधातुओं की। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता ज्ञात की जा सकती है। इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना की जा सकती है। इस श्रेणी की सहायता से धातुओं की ऑक्सीकृत प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, वह धातुएं जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक है उनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव धनात्मक होता है। ऊपर वालों का ऋणात्मक होता है, नीचे वालों का धनात्मक होता है। वह धातुएं जो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है उनका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कैसा होता है? ऋणात्मक। और ये कहाँ स्थित है? ऊपर। जिन धातुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है उनका मानक अपचयन विभव क्या होता है? धनात्मक। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किनकी अधिक होती है? नीचे वालों की। और त्यागने की प्रवृत्ति किसकी अधिक होती है? श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्याग करने का गुण कम होता जाता है। कुछ यहाँ पे टिप्स दिया गया है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत सी धातु तथा धातु सभी का मानक इलेक्ट्रॉन याद करना काफी मुश्किल है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव बता देते हैं। अगर आप इनके मान ज्ञात कर लेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सवाल कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर सवालों में यही तत्व प्रयोग किए जाते हैं। ये हैं आपके 6 सवाल, इनको तो याद करना ही होता है, लेकिन कोशिश करी जाती है कि पूरा विद्युत रासायनिक श्रेणी के मान आपको ध्यान में आ जाए। आ जाता है लिथियम का अक्सर आ जाता है, कितना होता है? Au का अक्सर आ जाता है, कितना होता है? H2 का अक्सर आ जाता है, कितना होता है? Zn का अक्सर आ जाता है, Cu का अक्सर आ जाता है। अब देखो कल मैंने क्या बताया था, कॉपर के नीचे के सभी मुझे याद हैं, हाइड्रोजन के नीचे के कुहापा 5 लोग हैं। कुहापा में Au का अपने आप याद है 150, तो इसके ऊपर वाले का 120 होता है 1.20, ये याद है। हापा P याद है, आपको याद है, हमको याद है। इसके ऊपर जो है वो लगभग 80 के बराबर, 80 और 79। कुहापा, देखो कुहापा, तो इसका हो गया, इसका हो गया, ये पीटी एयू, बचा कौन? एजी और एचजी। तो एचजी का कितना होता है? प्लस 0.7, और एयू एजी का कितना होता है? 80, है ना। अब कॉपर जो कि 0 के बाद है उसका कितना होता है? उसका याद है प्लस 0.3, याद है भाई। तो हाइड्रोजन के नीचे के धातुओं का तो भैया याद हो जाता है आसानी से। हाइड्रोजन के ऊपर में लिथियम का याद है, लिथियम के बाद 3 गायब हो जाता है और 6 बार 2 आते हैं। तो लिक ली कबा सर काना, लिखबा सर काना तक याद है, -2.0 होगा समथिंग, लिखबा सर काना। इसका देख लीजिएगा, सबका 2 पॉइंट समथिंग तक होगा, है ना। कहां तक होगा? 2 पॉइंट समथिंग तक। अब देखो लिखबा, लिखबा
सरकाना। तो इसका तो प्लस सॉरी 0.305 है, इसका हाँ 3.0, इसका होगा -2.9 और इसका होगा -2.9 और इसका होगा -2 और इसका भी होगा -2.8। लीक बासरकाना 3 और मांगे MGV, इसका भी -2 होगा और -2 होगा, इसका होगा 7 और इसका 7 नहीं होगा, इसका 3 या 2 के आसपास होगा, कुछ 3। चलो 2 अंक तक आप आ गए। अब ये हो गया 2.96, इसका 9.2, इसका कितना होता है -2.8 SR का 9 और इसका होगा 8.3, कितना होता है 8.7, इसका 7 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लिखवा सरकाना मांगे। अब आते हैं आलू और मंजन, आलू और MN, इसका कितना होगा -1 पॉइंट समथिंग, है ना। आलू मन जन कार ZN और CR, इसका कितना होगा, अच्छा इसका भी 7, इसका भी 7, है ना। हाइड्रोजन, अब देखो कार और अगला है फेरारी CD और को निकले और शंकर पार्वती, सबके 2-2 जोड़े बना लीजिए। इसका है 7 तो इसका होगा 4 0 और इसका होगा 0.2 और इसका होगा 0.1। सबका याद है और सबका आप याद कर सकते हैं इसी तरीके से। थोड़ा सा ध्यान देना, एक बार ऐसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया, फिर एग्जाम टाइम में ऐसे दिमाग काम करेगा तो आ जाएगा। दूसरा, एग्जाम में हमेशा हिंट दे देता है, तो नहीं भी याद होगा या नहीं भी याद हो पा रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हिंट दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के टॉपिक समाप्त होते हैं इन थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस पर डिस्कशन अभी कल चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।